हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही थी हमारी बीए सेकंड ईयर की क्लासेस, जिसमें मैं आपसे डिस्कस कर रही थी चैप्टर नंबर 3, दिल्ली सल्तनत के राज्य उपकरण। और ये एनईपी 2020 के अंतर्गत ये आपकी बुक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक मध्यकालीन इतिहास के पर्पज से भी है। तो बस वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। ये रहा आज का पार्ट 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए वीडियो है रहेगी। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके पर्पज़ से भी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो बस आप बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत के राज्य उपकरण, ये मैं आपको ये सब कुछ पार्ट 1 और पार्ट 2 में सब कुछ ही आपको करवा चुकी हूँ। तो एक बार मैं आप सबको दिखा रही हूँ। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं, आज हिंदू मुस्लिम राज्य देखिए करवा दिया था, खलीफा के साथ संबंध, ठीक है। और इसके साथ फिर मैंने सेकंड पार्ट में दिल्ली के सुल्तानों का शासन प्रबंध आपको पूरा, मैंने जितने भी दिल्ली के सुल्तान रहे थे उनका शासन प्रबंध मैंने आपको जो है पार्ट 2 में जो है पूरा करवाया था। तो ये मेरी लास्ट वीडियो थी। आज हम बात करेंगे पार्ट 3 की, जिसमें भी जो भी मैं आज आपको करवाऊंगी वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है हमारा एकता प्रणाली। देखते हैं ये एकता प्रणाली क्या है। देखिए, आपको मेन मेन पॉइंट्स ही मैं करवाऊंगी, ठीक है। देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 में जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। और एक नई आपको जो है नई संस्था इसमें हमें देखने को मिली है, ठीक है। और जो संस्था थी वो थी इक्ता। इक्ता कैसा शब्द है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इक्ता जो है कैसा शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? भूभाग, यानी कि एक भूमि का टुकड़ा, भूमि का भाग। इस्लामी राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट खंडों में इसको बांट दिया गया था। विशिष्ट खंडा को क्या कहा जाता था? कता कहा जाता था। एक विशिष्ट खंड होता था, उसको ये क्या कहते थे? कता कहते थे। राज्य के भूभाग कता अर्ध स्वामित्व युक्त उस्र अर्थात दक्षांश कर अदा करने की शर्तों पर विशिष्ट लोगों को ये जो है ये दिया जाता था। जो एक कता दिया जाता था, इस पे आपको एक टैक्स जो है वसूलना होता था, जिसे दशांश कहते हैं। और जो ये पर्पस था, किन लोगों के लिए था? जो स्पेशल पर्सन थे उन सब लोगों के लिए था, ठीक है। मुस्लिम राज्य के विस्तार के साथ ही राज्य का सैनिक उत्तरदायित्व भी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब कैसे था? ये था जो पर्पस था वो था शक्तिशाली सेना रखने के लिए, ठीक है। तो ये पहले क्या करते थे? जो सेना होती थी उनको पहले वेतन नहीं देते थे, उनको इक्ता दे देते थे। शक्तिशाली सेना रखने के लिए इनको बहुत ज़्यादा भूभाग की आवश्यकता होती थी। तो इन्होंने क्या किया? अपनी इक्ता नामक व्यवस्था जो है इन्होंने अपने आप ही स्टार्ट कर ली, इसको जन्म दिया। इस प्रथा का सबसे पहले उदय कहाँ हुआ था? अरब में हुआ था। अरब में कैसे हुआ? अरब में अब्बासी खलीफाओं के समय ये हुआ था, ठीक है। आपको इतनी बातें जो है ध्यान रखनी है। अब्बासी साम्राज्य जैसे ही पतन हुआ इस अब्बासी साम्राज्य का, उसके बाद कैसे हुआ कि छोटे छोटे राज्यों ने भी इस प्रणाली को अपना लिया, ठीक है। वैसे तो अब्बासी साम्राज्य इसमें मेन था। जैसे ही इसका पतन हुआ तो वहाँ पर जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उन्होंने इस इक्ता प्रणाली को अपना लिया। और खलीफा और अन्य शासकों ने भी राज्य के असैनिक अधिकारियों को वेतन देने और अपने उनके सैनिक अभियान के खर्चे को पूरा करने के लिए क्या किया था? इस प्रणाली का विकास किया था। साथ ही साथ इनका पर्पस और क्या था कि साम्राज्य विस्तार के साथ साथ शासकों के लिए भी अपनी जो अधिकारी वर्ग होता था और जो सेना होती थी उनको वेतन के लिए धन प्राप्ति की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि काम पूरा होता था लेकिन उनको आप धन नहीं दे पा रहे थे, और जिनसे उनका जो है सब कुछ इम्बैलेंस हो गया था। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? जितने भी आपके चाहे सैनिक अधिकारी हैं चाहे आपके असैनिक अधिकारी हैं, उनको आपने क्या करना है? वेतन के बदले एक भूखंड दे देना है, भूमि का टुकड़ा दे देना है। उसको क्या कहते हैं? वो उस समय कहलाता था इक्ता, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आज आपको पता लग गया होगा कि एक्चुअल में इक्ता आया कहाँ से है, किस भाषा का ये शब्द है, किसने सबसे पहले यूज किया था, ठीक है। ये जो चीज़ है ये आपने चीज़ ध्यान रखनी है कि इक्ता प्राप्त करने वाले व्यक्ति उस क्षेत्र के मालिक नहीं होते थे, ठीक है। क्या है पर्पस? कि मान लीजिए मैंने आपको एक जो है भूमि का खंड दे दिया, भूमि का खंड दे दिया, तो ये नहीं है कि आप उस चीज़ के मालिक बन गए हो, नो। इक्ता में से आप केवल जितना, मान लो सैलरी मेरी अगर है 15,000 मेरी सैलरी है,
तो उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ आप उस भूखंड में से 15,000 के बराबर ही उस चीज़ का उपयोग कर पाओगे, ठीक है? और जितना भी अगर आपके पास कोई और टैक्स आ जाता है, मतलब 15,000 से अब कुछ और मिलना शुरू हो जाता है, तो जितना भी है आपको सबका सरकारी खजाने में जमा करवाना पड़ेगा। तो ये मतलब था इक़्तिदार का, एकता का, ठीक है? और ये जो प्रणाली स्टार्ट हुई थी, कब हुई थी? एकता प्रणाली जिस रूप में भारत पहुँची, उसका क्या उद्देश्य था? दिल्ली सल्तनत के जब उदय हुआ और उसके बाद जब हम एकता प्रणाली से रूबरू हुए, तो इसका उद्देश्य क्या था? जो भी मुख्तार हैं, जो भी इक़्तिदार हैं, वो एक प्रॉपर मैनर में क्या करना शुरू कर दें, प्रॉपर मैनर में लगान उनको मिलने लग जाए और जो मुक्ता होता था वो अपने क्षेत्रों से भू राजस्व वसूल करते थे और इससे वो क्या करते थे सॉरी, प्रशासन और अपने जितने भी सैनिक हैं उनके जितने भी खर्चे होते थे उनको बचाता था और जितना भी उसके पास धन बच जाता था तो वो सुल्तान के पास भेज देते थे। यानी कि एक व्यवस्थित रूप में इन्होंने एक चीज़ को सेटअप किया था और बंदे रखे थे। तो ये है। अब जानेंगे हम एकता के प्रकार। सल्तनत काल में जो एकताएँ थी वो कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की थी। सबसे पहले था एकता ए तमलीक, नाम ध्यान रखेंगे। एकता ए तमलीक, इस प्रकार की एकता किसी अधिकारी को नियुक्ति के समय दी जाती थी और इसका संबंध भी भूमि से ही था। हस्तांतरित एकता यानी कि आप ट्रांसफ़र कर रहे हो कि इस प्रकार की एकता वेतन और पेंशन के रूप में आप किसी को जैसे भूमि का टुकड़ा दे रहे हो और आपने क्या किया है, ट्रांसफ़र के रूप में उसको प्रदान कर दिया है। और जब कुछ टाइम बीत जाएगा उसके बाद आप सीमा शुल्क लोगे, जल मार्गों से प्राप्त शुल्क लोगे, महसूल संबंधी राजस्व की ठेकेदार, इन सभी से आप जो है एकता में शामिल किया जाने लग जाएगा। अगला है आपका थर्ड टाइप जो है एकता ए इस्तिगलाल। इससे क्या होगा, स्वभोगाधिकार संबंधी एकता भी इसको कहा जाता है। जो मतलब कि आपको जो जितना आपका वेतन है उसके एवरेज में आपको ये दिया जाता है। तो ये तीनों एकता आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है। अगला है आपका एकता है सैलरी, वेतन के रूप में एकता। जो मैंने आपको चीज़ बताई है वो सारी इसमें लिखी हुई है। एक बार आप इसको रीड आउट कर लोगे अपनी बुक से तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो ये आप खुद करना, ठीक है, जो आपको मेन लग रहा है। अब एकता बाँटने के उद्देश्य क्या थे कि ये ऐसा क्यों शुरू किया गया? ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, तो जो तुर्क थे उनको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, और इतना बड़ा साम्राज्य था, उसकी ज़िम्मेवारी उन्हीं पर थी, तो इस चीज़ के लिए उनके पास इतने साधन नहीं थे। कुछ ऐसी समस्याएँ भी थी और जो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके स्थानीय स्तर पर थी। तो उन्होंने इस बात को समझ लिया, किन्होंने? तुर्कों ने समझ लिया। और जितने भी सल्तनत के आंतरिक हिस्से थे उसमें अनेक विकेंद्रीकरण कर की जो है शक्ति और सीमाओं पर विदेशी आक्रमण के निरंतर बढ़ते हुए खतरे को देखकर एक शासन स्थापित नहीं किया जा सकता था। तो वो इस चीज़ को जान गए थे कि बहुत ज़्यादा उस समय अटैक भी हो रहे थे, ठीक है? शक्तियाँ छिन-भिन्न हो रही थी, तो इस चीज़ को वो बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके थे जो तुर्क थे। तो राज्य के साधनों को समृद्ध करने और अपनी सेना को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए उन्होंने उक्त समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता था, तो इसलिए उन्होंने एकता प्रणाली की इन्हीं समस्याओं के जो है समाधान के लिए उन्होंने जो है लागू कर दिया। बात आती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, ठीक है, और इल्तुतमिश की। तो इन्होंने सबसे पहले जो अपनी समस्याओं का जो है समाधान किया था, ठीक है। और शक्तिशाली अगर आपने केंद्रीकृत शासन करना है तो उसके लिए आपको एक शक्तिशाली सेना की भी ज़रूरत होगी। तो क्या हुआ था, जब सल्तनत के जब शुरुआती दिन शुरू हुए थे ना, तो उसमें मुद्रा जो प्रणाली थी उसमें बिल्कुल भी स्थिरता नहीं आई थी। तो इससे क्या होता था, वो जो अधिकारियों को मतलब कि सैलरी नहीं दे पाते थे, ठीक है? तो वो क्या करते थे, एक भूमि कर का अनुदान ही बचा था तो वो इस चीज़ को दे देते थे। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब बात करेंगे हम एकता प्रणाली का विकास कैसे हुआ। जैसे ही मोहम्मद गोरी की सॉरी मोहम्मद गोरी की विजय होती है, उसके बाद 1191 में अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो हांसी का मुक्ता मैं आपको आगे बताऊंगी क्या है, तो हांसी का उसको मुक्ता नियुक्त किया गया, ठीक है। और मलिक नसरुद्दीन अस्ताम को कच्छ की एकता प्रदान की गई, ठीक है। और इल्तुतमिश ने भी क्या किया था कि अपने शासनकाल में 1211 से लेकर 1236 तक का उसका टाइम पीरियड था,
तो उसने भी तुर्कों को बहुत बड़ी संख्या में एकता प्रदान कर दी थी। तो बात किस किस की आ रही है, कुतुबुद्दीन ऐबक की आ रही है और इल्तुतमिश की आ रही है। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने क्या किया था, मुल्तान से लेकर लखनऊ तक जो एकताएं बांटी थी वो दो प्रकार की थी। कैसे थी, प्रथम खालसा के 12 प्रांतीय स्तर की एकता थी और दूसरी कुछ गांव के रूप में छोटी छोटी एकता। खालसा क्या थे कि जो आपकी गवर्नमेंट की जो होती है ना जगह होती है, वो ये खालसा है, मैंने आपको अभी अभी बताया भी था। तो राजस्व संबंधी और प्रशासन संबंधी दोनों प्रकार के दायित्व जो है मुक्ताओं को निभाने पड़ते थे। ठीक है, तो ये सब जो है चीज़ें चलती रहती थी। 1266 में बलबन ने सुल्तान बनने के बाद जो है राजतव के सिद्धांत को सुदृढ़ बनाया, बल्कि केंद्रीय सेना जिसमें हश्बे क्लब कहा जाता है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से इसने जो है व्यवस्थित किया था। और इल्तुतमिश के समय में दी गई छोटी छोटी 2000 एकताओं को सहन कर पाना बहुत ज़्यादा कठिन था। ये चीज़ आप नहीं लिख सकते हो, बहुत डीप दिया हुआ है ये। ठीक है, अब बात करेंगे हम खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी की। तो इसका जो टाइम पीरियड रहा था वो रहा था 1296 से 1316। इसकी प्रणाली में भी बहुत ज़्यादा आपको परिवर्तन दिखे हैं। और जैसे जैसे उनका साम्राज्य बढ़ा, सुल्तान ने जैसे जैसे अपने साम्राज्य को बढ़ाया तो पुराने क्षेत्रों में बसे किसानों का पूरा लगान लगाया था। ठीक है, और इसमें जो है दूर दराज के क्षेत्र जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते थे उनसे इन्होंने एकता के रूप में विभाजित कर दिया था। ठीक है, दिल्ली के नज़दीक जो है खालसा भूमि में भी जितने भी इलाके थे उनको भी इन्होंने खालसा भूमि में इंक्लूड कर दिया था। तो सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या काम करा था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे तुगलक काल में थोड़ी सी स्थिति जो है परिवर्तन शुरू हुआ था। सबसे पहले जो गयासुद्दीन तुगलक थे उन्होंने राजस्व में से मुक्ता की जो व्यक्तिगत आय है और उसके अधीन रखे गए जितने भी सैनिक हैं उनके वेतन का जो है स्पष्ट विभाजन कर दिया। यानी अगर 100 रुपये है तो 50 तेरे 50 तेरे इस तरह विभाजन करा है उन्होंने। और कुल मिलाकर उसने एकता के आर्थिक अधिकारों और सैनिक कार्यों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया था। किसने किया है, गयासुद्दीन तुगलक ने। और मोहम्मद तुगलक ने राजस्व वसूल करने की जिम्मेदारी जो थी मुक्तावली और वली उर खिराज को जो सौंप दी थी। ठीक है, इसके बाद जो आएंगे फिरोज शाह तुगलक के समय एकताओं और मुक्ताओं का कर जो है बहुत ज़्यादा नियंत्रण स्थापित हो चुका था। तो ये भी आप लिख सकते हैं। और लोधी जब वंश आया था तो उसकी भूमि के पुनः हस्तांतरण की जो प्रथा है, हस्तांतरण की प्रथा बिल्कुल समाप्त हो गई थी और उस समय मुक्ता को वजहदार कहा जाता था। ठीक है, अब देखेंगे एकता का क्षेत्रीय वितरण कैसे होता था, तरीके से होता था। छोटी छोटी जो एकताएं होती थी जैसे छोटे छोटे भूखंड हो गए वो कहाँ होते थे, दिल्ली के आसपास के इलाकों में। और अगर हम बड़ी बड़ी एकताओं की बात करते थे तो दूर दराज में होती थी। ठीक है, तो दिल्ली के आसपास स्थित एकताओं की संख्या बड़ी एकताओं की संख्या में बहुत ज़्यादा थी। दिल्ली की जो एकताएं थी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, और इल्तुतमिश के समय मुक्ताओं का चुनाव किस प्रकार किया जाता था उस पर मिन्हास राज ने जो है प्रकाश डाला है। सभी मुक्ताओं का जीवन एक दास के रूप में शुरू हुआ था। एकता प्राप्त करने से पहले वे दरबार में क्या थे, वो विभिन्न पद पर रह चुके थे, लेकिन जैसे जैसे समय हुआ वो अपनी योग्यता और कुशलता के द्वारा जो है इक़्तिदार बनते गए। ठीक है, अब मुक्ता की अवधि आपको मैंने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक का वो हांसी का मुक्तेदार बना था। तो मुक्त क्या होता है, मुक्ता को कितने वर्ष के लिए एकता में नियुक्त किया जाता था, इसमें इसमें कुछ प्रचलन नहीं था। मुक्ता को 2 या 3 वर्षों के बाद दूसरी एकता में ट्रांसफर कर देना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता था, एक शक्तिशाली होने का खतरा उत्पन्न हो जाता था। कैसे कि जैसे अवध हो गया, बदायूं हो गया, लाहौर हो गया, इन एकताओं में से मुक्ताओं का कार्यकाल औसत 4 से 5 वर्ष के लिए इनको रखा गया। ठीक है, और यहाँ मुक्ता के कार्यकाल की जो अवधि थी ना वो सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ष की कर दी, क्योंकि ना ये अपने आप को ना बहुत कुछ समझने लग जाते थे, अपने आप को पावरफुल समझने लग जाते थे। तो मेन चीज़ ये होती थी। और फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मुक्ता के कार्य क्या होते थे, इससे आप बहुत आसानी से समझ जाओगे कि क्या है इसका रोल। मुक्ता जो थे वो अपनी अपनी एकता से राजस्व संबंधी जो है राजस्व एकत्रित करते थे और उसमें से अपने नौकर चाकरों का देते थे। और जितना बच जाता था खजाना तो वो केंद्रीय खजाने में जमा कराते थे। और मुक्ताओं को अपने पास एक निश्चित संख्या में सैनिक और घुड़सवार भर्ती भी करने पड़ते थे। आवश्यकता पड़ने पर वो सुल्तान को सैनिक सेवा भी देते थे। ठीक है, तो ये इनका मुक्ताओं का काम होता था। आप कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने दिमाग में रखो। मुक्ताओं को जो है हिंदू सामंतों और विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध युद्ध भी करना पड़ता था। मुक्ता अपनी एकता में आंतरिक प्रशासन की देखभाल भी करता था और साथ साथ अपने क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी काम करता था। चोरों डाकुओं को पकड़ना होता था, उपद्रवों को दबाना होता था, ये सभी जो है कड़े नियंत्रण यही जो है स्थापित करता था। अब इनकी शक्ति तो होगी ना, आपको मैंने अभी इतना बताया है तो इनकी शक्ति भी है।
तो सल्तनत काल में जो है विद्वान हो गए, सैयद हो गए, धार्मिक व्यक्ति हो गए, तो उनको अनुदान में दी गई भूमि को छोड़कर सभी इक्ताओं में अमीरों और शासक वर्ग के लोगों की नियुक्ति की जाती थी। और क्या होता था, इक्ता के जो जितने भी अधिकारी होते थे उनको बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाती थी। तो ये इस चीज़ से भी थोड़ा बहुत लॉस हो रहा था। तो जो इल्तुतमिश थे उस समस्या का इन्होंने समाधान करने का प्रयास किया और उन्होंने सोचा कि भाई मैं तो कड़ा नियंत्रण रखूँगा और मैं जितनी भी कमियाँ हैं उनको दूर करूँगा। और जैसे उनकी डेथ हो गई, फिर उसके बाद उनकी जो इक्ता प्रणाली थी बिल्कुल अव्यवस्थित हो गई थी। तो जो इक़्तिदार थे, मुख्ता थे, जितने भी सुल्तान के आदेश थे, सब ने उनकी धज्जियाँ उड़ानी शुरू कर दी। तो क्या हुआ, अब धज्जियाँ उड़ानी शुरू कर दोगे तो सल्तनत काल का फिर विघटन जो है शुरू हो गया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी कड़ा और अवध का मुख्ता था। अब आपने ध्यान रखना है, हमने अभी कुतुबुद्दीन ऐबक का पढ़ रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का मुख्ता था, वो कड़ा और अवध का। और मुख्ता का मैंने आपको उद्देश्य बता दी वो कैसा बनता था। तो उसने दक्षिण अभियान के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से फवाजिल जिससे बोलते हैं अतिरिक्त राजस्व की मांग की थी। और ये जितने भी उदाहरण हैं कि अभी तो हमने सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा है, ऐसे बहुत सारे सुल्तान हैं जिन्होंने अपने टाइम में ये चीज़ें करी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मुक्ताओं पर प्रतिबंध किससे लगेगा? मुक्ता के पद पर जो है शासक वर्ग के लोग दिल्ली के निकटवर्ती इक्ताओं के साथ साथ दूर दराज के इलाकों में स्थित इक्ताओं में भी नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, तो कैसे होता था कि उन्हें वेतन के रूप में भारी धनराशि मिलती थी और उनके पास एक शक्तिशाली जो है सेना भी होती थी, लेकिन विद्रोही होने की संभावना सदैव बनी रहती थी। तो सुल्तानों ने उनके ऊपर एक अनेक प्रतिबल है क्योंकि सुल्तान सब कुछ देख रहा था। ठीक है, तो मुक्ताओं को स्वतंत्रता धारण करने, राजगद्दी पर बैठने, अपने नाम का खुतबा पढ़वाने, सिक्के चलाने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। मुक्ता अपनी मर्जी से किसी के साथ भी युद्ध और संधि नहीं कर सकता था, मृत्यु दंड नहीं दे सकता था। मुक्ताओं के जो है ट्रांसफर होते रहते थे। सुल्तान कभी भी किसी भी मुक्ता की एकता को छीन सकता था। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखते हैं एकता का स्वरूप कैसा था। ये किससे लिया गया है? ये प्रणाली यूरोपीय सामंतवाद की तुलना की जाती है। सामंतवाद का आधार था एकता को ही माना जाता है। रेवर्टी ने एकता के लिए वीफ किस शब्द का प्रयोग किया है? वीफ शब्द का ये प्रयोग किया है जो इसका संबंध सामंत प्रथा से है। सामंत भी ऐसे ही होते थे, वो ही अपने आप को सर्वोपरि मानते थे। ठीक है, कैसे कि यूरोप में राजा अपने साम्राज्य की समस्त भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों यानी वीफ में बांट देता था और इसके ऊपर एक विशिष्ट व्यक्ति रख देता था। ये वर्ड हिस्ट्री का टॉपिक है। लॉर्ड, ड्यूक, काउंट, ये सब इनको दे देता था और इसके बदले उनसे सैनिक सहायता प्राप्त करता था। परंतु ये बात इक्ता प्रणाली पर लागू नहीं होती क्योंकि सामंत स्वतंत्र शासक जैसा व्यवहार करते थे, जबकि पूरा का पूरा जो आपका नियंत्रण था मुक्ताओं पर सुल्तान का था। हम पढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ें ये वर्ड हिस्ट्री में थी, लेकिन हमारे यहाँ पर देखने को नहीं मिली, तो ये ज़्यादा टाइम चल भी नहीं सकी। ठीक है, अब देखेंगे हम शासक वर्ग कैसा रहा है। 1206 में आपको पता लग गया होगा कि दिल्ली की स्थापना हुई, एक नवीन जो है वर्ग जो है उभर कर आया। ठीक है, और इनको ये वर्ग जो है शासक वर्ग, इसमें कुछ लोगों को इंक्लूड किया गया और उनकी कुछ श्रेणियां बन गई जो थी 3 तरह की। पहली थी खान, दूसरी थी मलिक, तीसरी थी अमीर। ये आप याद रखेंगे। ठीक है और ये हमें दिखता नहीं है लेकिन हम मानेंगे इसे। ठीक है, और जो एक है इतिहासकार हैं जिनका नाम है सतीश चंद्र, इनकी बुक भी है बहुत ही अच्छी। तो सरजनादार जो है सुल्तान की निजी सेना का सेनापति होता था। सरजनादार, जानदार होता है ना, सर जानदार, ये निजी सेना का सेनापति होता था। खाकी एक खास जो होता था पेय पदार्थों का अध्यक्ष होता था। सीप सलाहकार होता था। सर एक खैल होता था। ये कुछ ऐसे पद हैं, इनके अंतर्गत कुछ काम होते थे। ये जैसे अधिकारी हैं और इनके अंतर्गत कुछ काम होते थे और उनको सबको जो नॉर्मल प्रजा है उनको ये मानने पड़ते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें हैं, आपको याद रखनी है। मलिक हो गए, खान हो गए और अमीर हो गया। अब बात करेंगे हम गुलाम वंश के अंतर्गत शासक वर्ग कैसा रहा है। तो इल्तुतमिश के शासक वर्ग का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। अगर हम बात करें प्रॉपर किसका विकास हुआ है तो इल्तुतमिश के टाइम का शासक वर्ग बहुत ही ज़्यादा डेवलप था। जैसे संख्या उसकी थी 32, जिसमें से 8 थे मध्य एशिया के। ठीक है, और इल्तुतमिश ने अपने प्रशासन को चलाने के लिए बहुत एक अच्छा काम किया था जिसका नाम था तुर्कान ए चहलगामी, अर्थात चालीसे का गठन किया था। इसमें इस चहलगामी में कितने सरदार, सभी तुर्क सरदार थे, सम्मिलित थे। बलबन भी इसी में ही था। ठीक है, और राजनीति में न केवल भूमिका निभाई, और ये सारे के सारे जो 40 सरदार थे इन्होंने दिल्ली सल्तनत को बहुत सुदृढ़ता भी प्रदान की है।
यल्दौज हो गए को बादशाह इल्तुतमिश को दास खरीदने का बहुत ज़्यादा शौक था। जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो इन दासों ने स्वयं को सुल्तान का दास कहकर पुकारा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। बस इल्तुतमिश के बारे में आप लिख सकते हैं। बलबन ने, जैसे बलबन तो इसका इसी तुर्क चहलगामी में था। तो अब जिस जिस कहते हैं ना, जिस आप मतलब आप एक ग्रुप में हो तो आप खुद को सरदार घोषित करोगे ना, अगर उसका मेन सरदार वो चला जाता है तो बलबन ने जैसे ही गद्दी पर बैठा था ना, तो इसको समाप्ति कर दिया था, इस तुर्क चहलगामी को। और अपने दरबार में फिर भी उसने अमीर वर्ग रखा, उसको बहुत ज़्यादा इसने महत्व दिया। इस बर्नी एक इतिहासकार है, उनके अनुसार अब जो संख्या थी वो थी 36 जो थी उस समय उनकी संख्या थी। ठीक है, और अगर हम बात करें कैकू बात की या कैक बात की, इसके बाद जो है लोगों की संख्या नहीं रही और ज़्यादा भी नहीं रहा। ठीक है, और किसका प्रभाव रहा है? एबिसीनिया अमीरों की जो है भूमिका भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। रज़िया जो इल्तुतमिश की बेटी थी, दरबार में उनका बहुत अधिक प्रभाव था, लेकिन याकूत की हत्या के बाद उनका प्रभाव भी लगभग समाप्त हो गया। ये बता रहे हैं कि किसके बाद क्या क्या हुआ गुलाम वंश में। अब बात करेंगे खिलजी वंश में शासन वर्ग कैसा रहा है, कि बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तन भी हमें देखने को मिले। जैसे जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी थे, तो इन्होंने क्या किया, खिलजियों के साथ साथ किसको महत्व दिया? भारतीय जो मुसलमान थे उनको भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया। और उनके समय में भारतीय मुसलमानों ने भी तत्कालीन राजनीति में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। अभी अमीर वर्ग और शासक वर्ग का सामाजिक आधार भी बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया था। ठीक है, इस चीज़ के बाद जो अमीर वर्ग था और शासक वर्ग था, इन दोनों का सामाजिक आधार बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया था। उच्च प्रशासनिक पदों पर तुर्कों का एक अधिकार होने के साथ साथ अमीर वर्ग के भी हैं, जो अन्य लोग थे उन्होंने भी प्रवेश की संभावनाएं इसमें बढ़ चुकी थी। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो अमीर की संख्या है वो 48 है, बहुत ही ज़्यादा है, और जिसमें से 7 बंदे सुल्तान के बिल्कुल निकट थे। अगर अब बात करें तुगलक वंश की, तो इनके शासक वर्ग में जाति और नस्ल का बिल्कुल ही महत्व समाप्त होने लग गया था। कैसे? मोहम्मद तुगलक के साम्राज्य विस्तार और उदार प्रशासनिक नीति से कट्टरता के तत्व इतने दुर्बल पड़ने लगे थे। तुगलक सुल्तान ने शासक वर्ग में, विदेशियों में, मंगोलों में, खुरासिनियों में, इन सभी को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण देना शुरू कर दिया था। तो आप देख सकते हो कि इसमें किसी भी जाति और किसी भी नस्ल का बंदा यहाँ पर बैठ सकता है। ठीक है, इसके बाद लोधी वंश का जैसे अगर बात करें, तो इस पर किसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था? अफ़गानों का। लेकिन अगर हम बात करें सल्तनत काल के शुरुआती टाइम की, तो उसमें बहुत ज़्यादा महत्व इनका नहीं था। लेकिन अगर हम बात करें बलबन की और खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी की, इन्होंने अफ़गानों को बहुत उच्च पद प्रदान किए थे। अफ़गान वर्ग जो लगभग 8 शताब्दी तक शासक वर्ग में शामिल नहीं रहा था, लेकिन पूरी तरह से तुर्क और मुगल अमीर वर्ग से भी वो बहुत ज़्यादा भिन्न था। तो आप कुल मिलाकर ये कह सकते हो कि लोधी वंश पे अफ़गान वंश का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। बहलोल लोधी जो मेन बंदा था, उसने अफ़गानों के साथ साथ भारतीय मुसलमानों और हिंदू शासकों को भी प्रशासन में क्या दिया था? स्थान दिया था। ये जो जीवन स्तर है ये आप खुद पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा समझाने वाला कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब ये जो कृषि का टॉपिक है, कि हाँ, हम सबको ये चीज़ पता है कि हमारा भारत जो था सोने की चिड़िया कहलाता था। जब हमारे भारत में मुसलमान नहीं आए थे, तो उससे पहले हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। महमूद गजनवी आया, मोहम्मद गोरी आया, इन्होंने इतनी इतनी लूट करी है ना, तो इस लूट के बाद ही जो हमारा देश था बिल्कुल छिन भिन हो गया था। कृषि पर, उद्योग पर, व्यापार पर, सब पर बहुत ज़्यादा जो है क्या लग गया था? गहरा धक्का लगा। और अगर जैसे हम गुलाम वंश की बात करें, तो 1206 के बाद तो बिल्कुल ही स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, और राजकोष जो था बिल्कुल खाली हो चुका था। अकाल अलग से पड़ रहे थे, आर्थिक स्थिति बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। भूमि कर, टैक्स पर टैक्स जो है लोगों से लिया जाता था। ठीक है, और कुछ ऐसे अयोग्य शासक भी आए हैं जिनसे हमारे जो भारत की स्थिति थी बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। ठीक है, अब कृषि की बात करें, हम सबको पता है कि सल्तनत काल में भारत जो था कृषि प्रधान देश था, और इसका जो है मेन अगर कृषि था, तो कृषि में वो सभी चीज़ें आएंगी जो खाने खाने से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और कहते हैं कि यहाँ की जो भूमि थी बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। ठीक है, और यहाँ पर जो थी 2 ही फसलें उगाई जाती थी। एक मौसम में कैसे करते थे, एक मौसम में ये 7 प्रकार की फसलें बोते थे।
ठीक है, कौन-कौन सी थी? सिरसा में चावल मिलते थे, कन्नौज में ईख या गन्ना, गेहूँ और पान, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलती थी। कड़ा और इलाहाबाद का चावल, ईख और गेहूँ, ये सब जो है अलग-अलग स्थानों पे भेजे जाते थे। सल्तनत काल में अगर बात करें तो भूमि पर हिंदुओं का बहुत ज़्यादा अधिकार था, ठीक है? सल्तनत काल में हिंदुओं का अधिकार था और इसमें से अधिकांश सुल्तानों ने कृषि की दशा को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास इन्होंने शुरू-शुरू में नहीं किए और लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने भूमि कर को बढ़ा दिया। 1/2 भाग उससे लिया था और हिंदुओं से कौन-सा लिया था? चरई और जजिया इन्होंने जो है भूमि टैक्स इससे लिया था। मोहम्मद तुगलक ने भी भूमि कर से पहले 10 या 20 गुना इसको बढ़ा दिया था। ठीक है? वस्तु के मूल्य भी जो है जैसे अकाल पड़ता तो मस्तु वस्तु के मूल्य को ये बढ़ा देते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में एक जो है आपको अनाज का मूल्य जीतल सेर के द्वारा जो है बढ़ गया था। ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड की बात हो रही है। ये सेर उस टाइम की कहते हैं ना जैसे आजकल किलोग्राम में हम मापते उस समय सेर था। ठीक है? तो ये अकाल के समय ये चीज़ हुई थी और ये जो आप चीज़ें हैं ना ये आप बस ऐसे एक रीड आउट कर लोगे कि हाँ, अपने दिमाग में रखोगे जैसे मोहम्मद तुगलक के समय में भयंकर अकाल पड़ गया था। ठीक है? और उस समय जो है कितना हो गया था 16 और 17 जीतल प्रति सेर हो गया था। ठीक है? फिरोज के समय में भी 2-3 टंके प्रति मन बढ़ गया था। तो ये सब चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। उद्योग पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। मध्यकालीन भारत में कपड़ा, चीनी, धातु, कागज़ ये बहुत ज़्यादा इन उद्योगों का विकास हुआ है। ठीक है? अपनी जितनी भी आवश्यकताएँ उन्होंने पूर्ति करनी थी तो उसके लिए उन्होंने शाही कारखाना को एक मतलब कि एक ऑर्गेनाइज़ किया, ठीक है? और जितने भी ये कारखाने होते थे ये किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते थे? अमीर के द्वारा जो है नियंत्रित किए जाते थे। ठीक है? और कितने आपके शाही कारखाने थे? 36 आपके जो है शाही कारखाने थे। 4000 जुलाहे इसमें जो है काम करते थे। वस्त्र उद्योग भी जो है था उन्नत किस्म का था। तीनों प्रकार के आपको जो है वस्त्र बनाए जाते थे। कौन-कौन से थे वस्त्र? सूती, ऊनी और रेशमी। कपास की खेती बहुत होती थी भारत में, आप सबको ये पता होगा। ये आप थोड़ा-सा रीड आउट कर लेना। धातु उद्योग भी था, कागज़ उद्योग भी था, चीनी उद्योग भी था, चमड़ा भी था, व्यापार और वाणिज्य भी था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है ख़ास कि जो बस एक बार रीड आउट करने वाला है। तो इसमें आपको कृषि के उपकरण भी दिखेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें कृषि के क्षेत्र में आपको परिवर्तन दिखेंगे, ठीक है? उपकरण कैसे थे कि इससे जो है नई तकनीकों से निर्मित हुए। जैसे लोहे के फावड़े थे, कुदाल का प्रयोग फसलों को बोने और काटने आदि में करते थे और उनके हल लकड़ी के बने होते थे। परंतु जैसे-जैसे टाइम बदला तो लोहे की कुम्बाइस आ गई और बढ़िया प्रकार के हल आ गए, तो वो जो है कृषक यूज़ करने लगे, ठीक है? रहट रहट नाम की था। रहट क्या था कि सिंचाई करने के लिए रहटों का जो है यूज़ किया जाता था, रहट का, ठीक है? पर्शियन व्हील इसको जो है कहा जाता था। चरखा भी जो है ये यूज़ करते थे। इसकी जो उत्पत्ति है कहाँ से हुई है? चीन से हुई है। कपड़े को बुनने के लिए सूता काता जाता था। ये सब आपको पता है, ठीक है? और ये सब आप लिख भी सकते हैं। कागज़ का यूज़ हुआ, कागज़ का यूज़ जो है चीन में हुआ था, हम सबको ये बात पता है। और कागज़ बनाने की जो तकनीक है वो मुसलमान भारत में लेकर आए थे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चीनी लोग कैसे करते थे? शहतूत के पेड़ की छाल से कागज़ को तैयार करते थे और दिल्ली और बंगाल में कागज़ जो है तैयार किया जाता था। सिक्के भी थे, सिक्के की जो तकनीकें थी बहुत ज़्यादा पुरानी थी। प्राचीन काल में शुद्ध सोने चांदी के सिक्के बनाए जाते थे। लेकिन अगर हम बात करें सल्तनत काल की तो उसमें जो सिक्के की शुद्धता थी उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। ठीक है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जिसमें दास वंश की स्थापना की है, सिक्के देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। चांदी के सिक्के प्राप्त होते हैं इल्तुतमिश के टाइम में, ठीक है? जिस पे कलमा बना होता था, कुछ पर अब्बासी खलीफा था। इस समय चांदी का टंका भी होता था, तांबे का जीतल भी होता था। तो ये सब चीज़ें उस समय जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रही हूँ। भवन निर्माण की अगर बात करें तो भवन निर्माण में भी बहुत ज़्यादा जो है परिवर्तन देखने को मिले हैं। महल बने हैं, मस्जिद मिले हैं, उनकी गुंबदें बनाई हैं, मेहरब है, मीनार हैं, चबूतरे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिली हैं। और दिल्ली के सुल्तानों की भवन निर्माण कला पर किसका प्रभाव था? मुस्लिम कला का प्रभाव था। जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो आपने लिखना ही लिखना है, याद करना ही करना है। उन्होंने इस कला को क्या कहा है? इंडो इस्लामिक कला के नाम से इसको पुकारा है। और चिकित्सा शास्त्र भी, खगोल शास्त्र भी, ज्योतिष शास्त्र, ये सभी नई नई तकनीकों का विकास हुआ है। तो स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। पार्ट 3 में मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आधे घंटे की क्लास हुई क्योंकि मुझे यूँ था कि चैप्टर कंप्लीट करना है मुझे, तो आज कंप्लीट है। चैप्टर नंबर 4 हम जल्दी ही कल से स्टार्ट करेंगे। तो कैसा लगा सेशन? मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप अब सभी
जितने भी बच्चे देखें लाइक शेयर आप मैक्सिमम करें। सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, तभी चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।